और भाई मोहम्मद आमिर क्या कह रहा था लाडले, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। आराम से देख, आराम से देख। मुझे लगता है इसने हमारे प्लेयर्स को भी इनकी तरह समझ रखा था, ये तो बड़े मैच में इसकी तरह फिक्स करेंगे या इसके टीम की तरह हक देंगे। अबे मोहम्मद गरीब नहीं, अमीर ये पहले था, अभी सैमसन भाई ने ऐसा चोको दिया है ना, अब ये गरीब हो गया है। मोहम्मद गरीब साढ़े ये गरीब की माँ की। मोहम्मद आमिर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं पक्का हूँ। संजू सैमसन कौन कह रहा माँ की कल तक लोग भाई की टीम में जगह पर डाउट कर रहे थे, भाई ने टीम की जगह सेमीफाइनल में बना दी। समय बदलते देर नहीं लगती, बस आप हिम्मत रखो, होप रखो, और अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे हो तो होप थोड़ी ज्यादा ही रखो। हमने 9th ओवर तक होप को रखा, देखो जीत गए ना मैच। अनदर डे ऑफ थैंकिंग संजू सैमसन एंड शाई होप फॉर रिस्टोरिंग ह्यूमैनिटी। भाई पूरी दुनिया में भले वर्ल्ड वॉर चल रहा हो, पर हमारे लिए तो सर मोहम्मद गरीब आमिर के वर्ल्ड ही वॉर थे। बताओ भाई कह रहा है पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए या ना जाए, पर इंडिया तो नहीं जाएगा। अबे इंडिया तो सेमीफाइनल में जाएगा और तू साले जेल जाएगा। बेल किसने कराई तेरी? तो दुनिया में चाहे जो हो रहा हो, पर हमारे लिए तो ह्यूमैनिटी रिस्टोर्ड। थैंक यू संजू बाबा। मैच के बाद संजू बाबा ने बोला कि शायद ये ग्रेटेस्ट डे ऑफ माय लाइफ है, और मैं कहता हूं कि ये ग्रेटेस्ट नॉक ऑफ हिज लाइफ भी थी। भाई मैच की इंपॉर्टेंस, मोमेंट और जिस तरीके के प्रेशर में हमारी टीम गुजर रही थी, उस मोमेंट पर ये जो नॉक डिलीवर हुई है ना, ये नॉक अलग लेवल की अथॉरिटी सेट करेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि संजू भाई का वो टाइम चला गया जब वो जस्टिस मांगा करते थे। अब जस्टिस खुद चल के उनके पास आएगा, और इस पारी में तो भाई ने जस्टिस दिया है। जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। लाइफ अपडेट, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीख चुका हूं। संजू बाबा ने तो इस बार उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है जो अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पर तो इतनी आसानी से आ भी नहीं रही थी। भले संजू की नाबाद पारी के बाद आपने हमारे कप्तान सूर्यकुमार यादव को उनके सामने बो डाउन करते हुए देखा होगा, पर इन्हीं कप्तान से अब से कुछ दिन पहले यह सवाल पूछा गया था कि आप अभिषेक या तिलक को ड्रॉप करके संजू सैमसन को खिलाओगे? तो आप बोल रहे हैं मैं अभिषेक को बैठाकर संजू को खिलाऊं। हाँ, खीखी मत करो, खिलाओ। ये जो चिंगम चबा के आप इतना खीखी खीखी कर रहे हो, अगर यही संजू की पारी इस इंपॉर्टेंट मैच में ना आती और आप सेमीफाइनल में ना पहुंचते, गारंटी दे रहा हूं यहां से एलिमिनेशन, मतलब आपकी कप्तानी का टर्मिनेशन हो जाता। भाई संजू की इस पारी ने आज मुझे ये बिलीव करा दिया कि जो आपको मिलना होता है ना, वो आपको मिलके ही रहता है। यार अभी कुछ दिन पहले तक ये बंदा हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा तक नहीं था, एंड नाउ ही प्लेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर टीम इंडिया। डेस्टिनी ब्रो, डेस्टिनी। और ये डेस्टिनी बनाने में संजू सैमसन को 11 साल लगे हैं। 2015 में T20 डेब्यू किया था, लेकिन आज तक सिर्फ 66 T20 मुकाबले भारत के लिए खेले थे। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ भाई ने ये 97 की जो नाबाद पारी खेली है ना, ये पारी सालों तक याद रखी जाएगी। इंडियन क्रिकेट में March 1, 2026 विल बी सेलिब्रेटेड एज संजू सैमसन डे। इस पारी की वजह से न सिर्फ केवल संजू सैमसन ने अपनी T20 क्रिकेट को रिवाइव किया, टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाया, उस चोदू गरीब आमिर को जवाब दिया, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा आज का नहीं बल्कि 10 साल पुराना रिवेंज लिया। विराट कोहली वॉचिंग बॉयज टेक द रिवेंज ऑफ 2016 लॉस। तो संजू बाबा की इस पारी की वजह से हमने वेस्टइंडीज के सोल्जर्स को वॉर में हराकर अपनी टिकट करा ली है एज ओनली एशियन टीम टू प्ले इन दिस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। लेकिन कैसे किया संजू सैमसन और टीम इंडिया ने इस हिस्टोरिक चेस को पॉसिबल, चलिए जानते हैं आज की वीडियो। अब वैसे तो ये मैच टीम इंडिया के लिए तो अपनी इंपॉर्टेंस रखता ही था, पर मुझे लगता है गंभीर पाजी के लिए पर्सनली थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था। पहली बार उन्हें कोई अपने टक्कर का बंदा जो मिला था। डैरन सैमी बिफोर द मैच, ऑल माई सोल्जर्स आर रेडी। गौतम गंभीर, आओ सबको सरेंडर कराते हैं। वेस्टइंडीज के सरेंडर की शुरुआत सूर्या भाई अपने इस मैच के सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन टॉस जीतकर करते हैं। मुझे याद है एक दिन मैं ड्रीम 11 पर लाइव कर रहा था, तो एक कोई भाई आकर लिखते हैं ये चिंगम सूर्यकुमार यादव तो कुछ कर ही नहीं पाता। भाई ये नाम मेरे जहन से तब से निकल ही नहीं रहा। जब मैं सूर्या भाई का नाम लेता हूँ मेरे को यही हिट करता है, चिंगम चोदू सूर्या। वैसे ईडन गार्डन में टॉस जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ। आंकड़े ये बता रहे थे कि लास्ट 5 में से 4 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, पर एक्चुअली में वो ये नहीं बता रहे थे कि वो सारे दिन के गेम थे। भले से भारतीय टीम की बैटिंग ही थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा, पर एक्चुअल में कंडीशंस यही कह रही थी कि आप चेस करिए, क्योंकि शाम को यहाँ पर ड्यू आती है और उसका एडवांटेज टीम इंडिया के बल्लेबाज उठा सकते थे, और हमने उठाया। और वेस्टइंडीज की गेंदबाजी जो कि वैसे भी उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी, अंडर लाइट्स शबनम में अंडर प्रेशर उनकी गेंदबाजी की लाइन एंड लेंथ बहुत ज्यादा इधर उधर हुई, और उसका बखूबी फायदा हमारे बल्लेबाजों को मिला। इस चेज में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दोनों टीमों की 11 भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। इंडिया अनचेंज्ड 11 के साथ गई, तो वेस्टइंडीज ने 3 स्पिनर्स इस पार्टिकुलर मैच में खिलाए। इनफैक्ट ईडन गार्डन और गौतम गंभीर को देखकर सुनील नारायण रूपी रोस्टन चेस को तो वेस्टइंडीज ने भी सीधा ओपन करने ही भेज दिया। इनके कोच डैरन सैमी हमारे गौतम गंभीर से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड लग रहे हैं, और इनके कप्तान शाई होप हमारे 2016 वाले अजिंक्य रहाणे से। थैंक्स टू शाहिन क्या होपाने, अदरवाइज वी वुड हैव बीन चेजिंग 250। Trust me guys, you guys still do not realize the importance of Shai Hope inning for Team India। उस बंदे ने लिटरली पावर प्ले में मुकाबला
किया है अपनी ही टीम के लिए। भाई गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि हमें वेस्टइंडीज के पावर प्ले से सबसे ज्यादा डर था और जब पावर प्ले में वो लोग ज्यादा रन नहीं बना पाए तो हमें ये लगा कि हमने आधा मैच वहीं पकड़ लिया। भाई आप ईडन की फ्लैट पिच पर खेल रहे हो, आपकी बैटिंग डेप्थ नंबर 9 तक है और आप 21 गेंदों पे 19 रन बना रहे हो पावर प्ले में। अनबिलीवेबल लेवल ऑफ टुक टुक। भाई मैं ड्रीम 11 पर लाइव था और होप को लेकर हम एक ही स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे थे कि इसको होप देकर इसकी लेते रहो। भाई साहब से हर ओवर में एक बाउंड्री खा जाओ, उसके बाद 5 डॉट बॉल ये खुद ब खुद दे देते हैं और बस ऐसे ही इनकी पारी जितनी लंबी चलती रहेगी उतना हमारे लिए मैच जीतना आसान होगा। और इसीलिए जब 9th ओवर में आके वरुण भाई ने शाही होप को आउट किया, पूरा इंडिया यही सोच रहा था कि क्यों किया भाई, ये तो अपने लिए ही खेल रहा था। हाँ, पर हमारा प्लान बस होप को लेकर था। चेस का कैच अभिषेक भाई ने क्यों ड्रॉप किया हमें नहीं पता। अभिषेक शर्मा फील्डिंग में आने से पहले बटर खाऊंगा, बटर लगाऊंगा। अभी कैच ड्रॉप शर्मा आप पर तो भी हम आएंगे, अभी आप रुकिए, आप पर आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। मोस्ट ड्रॉप्ड कैचेस इन T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया 11, श्रीलंका 11, साउथ अफ्रीका 10, आयरलैंड 9, जिम्बाब्वे 9 और ये भी 11 नाबाद थे। इसके बाद अभिषेक भाई ने एक और ऐड किया। बताओ यार, कैचिंग एफिशिएंसी हमारी इस कदर है और हम इतने बेशरम है कि फील्डिंग मेडल बांटते हैं। खैर फाइनली होप के आउट होने के बाद वेस्टइंडीज के असली दानव सिमरन हेटमायर और रोस्टन चेस के बीच एक बहुत ही क्विक पार्टनरशिप होती है और उस वक्त हमें ये लग रहा था कि अब इनके असली दानव जाग चुके हैं और अब मैच यहाँ से फिसल जाएगा। लेकिन फिर आती है हमारी टीम की इकलौती होप। भाई न्यूज़पेपर वाला अखबार डिलीवर करना भूल सकता है पर हमारा जसप्रीत बुमराह क्रंच सिचुएशन में हमारे लिए परफॉर्मेंस डिलीवर ना करे, ना 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 लाडले। जसप्रीत बुमराह अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन T20 वर्ल्ड कप, व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। भाई 2016 में जसप्रीत बुमराह की नो बॉल नहीं हमारे लिए मैटर खराब किया था, तो इस बार बुमराह भाई को भी तो मैटर अपना सेटल करना था और भाई ने सूस समेत सेटल किया है। अगर हेटमायर हमारे लिए काल बनकर आया था तो बुमराह भी हमारे लिए राज बनकर आए और बोला जा सिमरन जा, और उनके साथ एक ही ओवर में कॉम्प्लीमेंट्री रोस्टन चेस को भी आउट कर दिया। इसके बाद हार्दिक भाई के हाथों रदरफोर्ड भी चलते ही नजर आए, लेकिन फिर पावेल और होल्डर ने पारी को होल्ड किया और एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही होल्ड कर लिया। ये बात सही है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड की और मौके मौके पर हमारी टीम को अटैक भी किया। अर्शदीप को एक ओवर में 24 टागा, वरुण चक्रवर्ती तो खैर पिछले 3-4 मैच से महंगे ही साबित हो रहे हैं, हार्दिक को भी इनफैक्ट लपेटा और जसप्रीत बुमराह पर भी थोड़े बहुत वार किए। पर स्टिल रियलिटी यही है कि आपकी टीम का सबसे तूफानी फिनिशर रोमारियो सेफर्ड डगआउट में ही बैठा रहा और आप बनाव 195 ही पाए। बहुत ही अंडररेटेड ओपिनियन दे रहा हूं, शायद कोई इसके बारे में बात न करे, पर ट्रस्ट मी, अगर रोमारियो सेफर्ड वेस्टइंडीज के डगआउट में बैठा रह गया और हमने इनकी सारी बैटिंग चलवा दी ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल जीत थी जिसकी शायद हमने उतनी बात नहीं की। और उसके पीछे मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमारे बॉलर्स कारण है, बल्कि शायद आप ये कहोगे कि ये तो वेस्टइंडीज की गलती है ना कि उन्होंने रोमारियो जैसे खिलाड़ी को बैटिंग ही नहीं दी। अर्शदीप को एक ओवर में रन पड़े तो उसके बाद उन्होंने लगातार वाइड साइड यॉर्कर नेल की। जसप्रीत बुमराह ने भी बैक टू बैक यॉर्कर्स डाली, उनका भी ज्यादा अटेम्प्ट विकेट लेने पर नहीं था, बल्कि ये था कि मुझे इन बल्लेबाजों से रन नहीं खाने हैं और एग्जैक्टली यही होता है। आप शायद आंकड़े देखो तो आपको ये लगे कि वेस्टइंडीज ने लास्ट 5 ओवर में 70 रन तो बनाए थे उत्कर्ष भाई, पर रियलिटी ये है कि उनमें से 38 रन तो शुरू के 2 ओवर में ही आ गए थे। उसके बाद आपके हाथों में विकेट भी थी, आपके सबसे बेस्ट फिनिशर डगआउट में बैठा रह गया, लेकिन फिर भी शायद आप उतने रन्स नहीं बना पाए जितने आपको बनाने चाहिए थे। ऑब्वियसली अगर आप उसमें शाही होप का कंट्रीब्यूशन जोड़ लोगे तो कम से कम 30 से 35 रन मैदान में इजीली वेस्टइंडीज ने छोड़े जो उनके हाथ में होने चाहिए थे। हालांकि 195 को भी चेस करने के लिए टीम इंडिया को बहुत से हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ने थे। T20 वर्ल्ड कप में आज तक टीम इंडिया ने 175 प्लस के ऊपर कभी चेस किया ही नहीं था, 150 प्लस कभी विराट कोहली के बिना नहीं किया था और ईडन गार्डन में भी T20 इंटरनेशनल में आज तक सिर्फ 158 ही हाईएस्ट चेस हुआ था। ये सारे रिकॉर्ड्स इस मैच में टूटे। खैर टूटा तो काफी लोगों का भरम भी होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाकर अभिषेक भाई फॉर्म में आ गए। मेरा नहीं टूटा है, मैं पहले से क्लियर था। उस मैच की रिव्यू वीडियो उठाकर देख लो, पूरी वीडियो में यही बात कहते कहते थक गया कि भाई इस पारी से मैं किसी को जज नहीं कर रहा। उसका यही मतलब था कि भाई ऐसी लुल्ल टीम पाकर अगर अभिषेक भाई रन बना रहे हैं और उसमें भी उनकी कैच ड्रॉप हुई है तो ये मत कह देना कि अभिषेक भाई फॉर्म में है, और मुझे वो पूरी इनिंग में फॉर्म में नहीं नजर आए थे और इस इनिंग ने उसको प्रूफ कर दिया। भाई आजकल लोग बोलते हैं घी खत्म हो गया, मुझे तो लगता है भाई का घी खत्म, तेल खत्म, चने का दाल खत्म, सरसों का साग खत्म, सब खत्म हो गया है। कंडीशंस टू परफॉर्म फॉर अभिषेक शर्मा, फ्लैट पिच, अननोन बॉलर्स, ड्यू लाइक मेघालय रेन, जीरो प्रेशर, इफ एनी ऑफ दिस कंडीशंस वोंट मीट ही विल बी इन टग आउट। इतना भी फेवर रिटर्न नहीं करना होता अभिषेक भाई, इतनी तो मदद हमारी होप भाई ने भी नहीं की थी अपनी पारी से जितना आपने 2 कैच ड्रॉप करके और फिर इस पारी से किया है। क्या हो गया है तुझे जे क्या बनता जा रहा है तू? मुझे तो लगता है युवराज पाजी को अब योगराज पाजी बन जाना चाहिए अभिषेक भाई के लिए, अब वही इनका कुछ इलाज कर सकते हैं भाई, वरना ये केस तो आउट ऑफ द बॉक्स नजर आ रहा है। 10 रन का ओवर आ चुका था शर्मा जी। भाई इन शर्मास को कोई समझाओ यार कि अगर ऑलरेडी 10 रन का ओवर पहले से आ रखा हो तो उसके बाद नहीं मारने जाना होता। अननेसेसरी शॉट खेलने गए और अपनी विकेट गवा दी। और आज मैं अभिषेक भाई को एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहता हूं, देखो भाई एट द एंड ऑफ द डे कोई घंटा याद नहीं रखेगा कि फ्लैट सरफेस पर किसी झाड़ भर की टीम को इंडिया में बुलाकर आप उसकी कितनी सुताई करते हो। रियलिटी यही है कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स में रन नहीं बनाओगे तो ये सारी पारियां किसी वैल्यू को होल्ड नहीं करेंगी। अभिषेक लप्पेबाज शर्मा, पाटा पिच वाली बायलैटरल T20 सीरीज शुरू होने दो, तब बताता हूं मैं कौन हूं।
भाई आप किसी को कुछ मत बताओ, आप बस अब रन बनाओ, क्योंकि सच्चाई ये है कि टीम इंडिया को कोई ना कोई आकर जिता दे रहा है, इसीलिए शायद आप पर इतनी बातें हो नहीं रही। और क्योंकि आपने पास्ट में ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं, इसीलिए लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं कि बंदा एक दिन फॉर्म में आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब भाई इंतजार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वरना सच ये है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स में इस तरीके की खराब परफॉर्मेंस के बाद इतना मौका शायद किसी को नहीं मिलता। हाँ मतलब अगर आपका नाम अभिषेक है तो मिल जाता है, या फिर अगर आप कप्तान हो तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। च्युइंगम सूर्या भाई। चोक्ड इन 2021 T20 वर्ल्ड कप, 2022 एशिया कप, 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2023 वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप। कैप्टनसी कोटा प्लेयर सूर्य कुमार यादव माइट बी द मोस्ट अंडररेटेड चोकर ऑफ दिस जनरेशन। कसम से भाई भला हो संजू बाबा का, जिनको ये टीम में रख भी नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोडेशियस इनिंग खेल दी ना, वरना जिस तरीके से हमारे टॉप 3 ने परफॉर्म किया था, कोड़े पड़ने थे। संजू सैमसन की ये इनिंग कितनी स्पेशल थी बस आप इससे देख लो कि अभिषेक शर्मा ने 10 बनाए, ईशान किशन ने 10 बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 18 बनाए, यानी कि आपके टॉप 3 में किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई थी संजू सैमसन को छोड़कर। लेकिन फिर भी जब तीसरी विकेट भारतीय टीम की गिरी है तो भारतीय टीम 10.2 ओवर में 99 रन पे थी। आई मीन अगर आप टॉप 4 में देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन ने रन बनाए, बाकी जितने खिलाड़ी थे उन्होंने गेंदें भी खेली, लेकिन उसके बावजूद भी उनके रन नहीं आए। लेकिन उसके बाद भी जो बची हुई गेंदें थी उसमें संजू सैमसन ने इतनी डोमिनेटिंग पारी खेली थी कि उसने एक भी पॉइंट पर आपको मैच में पीछे होने ही नहीं दिया। और ये बताता है कि ये इनिंग कितनी ज्यादा स्पेशल थी। भाई एक होता है पहली पारी में आके शतक मारना, या फिर दूसरी पारी में सब मार रहे हैं तो तुमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया, लेकिन एक होता है कि सामने वाले सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सबकी फटके 4 है और आप एक बंदा खड़े हो और ऐसे खड़े हो कि फील ही नहीं हो रहा है कि आप पे थोड़ा सा भी प्रेशर है। ये कुछ बहुत ओवर स्पेशल चीज होती है और संजू सैमसन ने ये जो पारी खेली थी ये ओवर स्पेशल ही थी। संजू सैमसन फॉर्म इन अ मस्ट विन मैच, समय आएगा तो सबसे बड़ा छलांग हम ही मारेंगे। संजू सैमसन इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया, एनीवन अप फॉर डिबेट। वैसे देखा जाए तो जीजी साहब के लिए ये दिन कुछ ज्यादा ही स्पेशल था। एक तो सोल्जर बोलकर सैमी भाई ने जो गौतम गंभीर को कंपटीशन दिया था उसका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और जवाब दिया किसने? उनके फेवरेट संजू सैमसन ने। और रन्स बनाए कितने? 97 नाबाद। रिमेंबर संजू, सम 97s आर बेटर देन 100s। सो हम कह सकते हैं कि सैमी के सोल्जर्स आए थे और जीजी के सोल्जर संजू सैमसन ने उनके सोल्जर्स को आर्म्ड फोर्सेस बनाकर मारा है। भाई देखोगे तो संजू सैमसन की पूरी जिंदगी बस एक ही ताने से भरी हुई थी कि भाई आप रन तो बनाते हो पर कंसिस्टेंट का हो। अरे भाई बड़े मैचेस के रन कहाँ हैं? इस बार बड़े मैच में रन आया है, और बड़े मैच में सिर्फ रन नहीं आए हैं, एक ऐसे रन आए हैं जिनको हम जिंदगी भर शायद याद रखेंगे। इतने बड़े मंच पर आकर इस तरीके की परफॉर्मेंस, अथॉरिटी स्टैंप की है संजू सैमसन ने, सिर्फ रन्स नहीं बनाए हैं, एक स्टेटमेंट दिया है। अरे यार ये वही बंदा है कि न्यूजीलैंड सीरीज के बाद कितने जनों ने मान लिया था कि शायद अब इन्हें इंडियन ब्लू जर्सी में फिर कभी दोबारा देखेंगे ही नहीं, पर गॉड हैड हिज प्लान्स। डेस्टिनी, जैसा मैंने बोला था, डेस्टिनी का प्लान था कि भाई को फिर से मौका मिलेगा और इस बार जो रिडेम्पशन होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। वरना किसने सोचा था भाई कि ये प्लेइंग 11 में होंगे? प्लेइंग 11 में आते हैं, इन एन ऑल इंपॉर्टेंट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेलते हैं, किसी के रन्स नहीं आते हैं, पर भाई ने एक तरफा मैजिकल सी नॉक खेल दी। भाई भले अपना इस टूर्नामेंट में मिडवे आया, पर ये जो इम्पैक्ट डाला है ना ये लॉन्ग वे जाएगा। खैर इम्पैक्ट से याद आया कि संजू सैमसन का भले टॉप ऑर्डर में उतना कोई साथ ना मिला हो, पर तिलक वर्मा ने काफी इंपैक्टफुल पारी खेली। 15 गेंदों पे 27 रन बनाए विथ एन स्ट्राइक रेट ऑफ 180, और हार्दिक पांड्या ने भी कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, पर ऐसा लगता है कि भाई साहब थोड़ा ज़्यादा बिजी रह रहे हैं इस वक्त ऑफ फील्ड। इस वजह से वो गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। आई मीन यू नो इफ़ यू नो। हार्दिक भाई 2-4 दिन रोक के रखो, सेमीफाइनल फाइनल अपन जीत जाए, उसके बाद आराम से दबा के करना, अभी करके मत आओ भाई। और हार्दिक भाई की जब विकेट गिरती है तो एक समय हमें लगता है कि क्या पता थोड़ा सा प्रेशर हमारे ऊपर आ जाए, पर शिवम दुबे भाई करके आते हैं, घर से सेट होके आते हैं। मतलब तो वो आते संगी जो 2 बाउंड्रीज लगाई उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशल साबित हुई। और 19th ओवर में प्रेशर रिलीज हुआ और फिर लास्ट ओवर में हमें 7 रन चाहिए थे, तो संजू बाबा आए, संजू बाबा छाए, छक्का टांगा और मैच को फिनिश किया विथ अ बाउंड्री। और उसके बाद वो जो सेलिब्रेशन था, भाई ने भी ऐसा सेलिब्रेशन किया जैसे मानो सारे भगवान को एक साथ मना लिया हो। और भाई मैच फिनिश करके जमीन पर बैठने वाला सेलिब्रेशन, मुझे तो ये भी थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया सा ही हिट हो रहा था। विराट कोहली, संजू सैमसन, उस तरीके की पारी भी तो थी यार। अब इस जीत का तो यही मतलब था कि टीम इंडिया पहुंच चुकी है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और 5 तारीख को वानखेड़े के मैदान पे हम इंग्लैंड से भिड़ते नजर आएंगे। और ये T20 वर्ल्ड कप में तीसरी बार लगातार होगा जब हम सेमीफाइनल इंग्लैंड से खेलेंगे। 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, 2024 T20 वर्ल्ड कप सेमीज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, 2026 T20 वर्ल्ड कप सेमीज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। इसमें एक पते की बात यह भी है कि जो भी इस सेमीफाइनल को जीता है वो जाकर टाइटल भी जीता है। 2022 में इंग्लैंड ने जीता था, 2024 में इंडिया ने। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो 2026
6 में हम जीत रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड को तो पेल देना चाहिए भाई, बस ये विलजैक्स बीच में ना आए। खैर इस मैच के पहले लोग ये बात कर रहे थे कि क्या पता एशिया से पहली बार ऐसा हो जाए कि एक भी टीम T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रिप्रेजेंट ना हो। अब हालात ऐसे हैं कि 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से 4 डिफरेंट टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो पहला सेमीफाइनल ये डिसाइड करेगा कि आखिर साउथर्न हेमिस्फीयर से कौन चैंपियन बनेगा, दूसरा सेमीफाइनल ये डिसाइड करेगा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का चैंपियन कौन होगा, और उसके बाद फाइनल डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। एकदम ही बैलेंस्ड वेल स्ट्रक्चर्ड T20 वर्ल्ड कप तैयार हुआ है। इस बार जैसा भाई पर कोई उंगली उठा नहीं सकता कि भाई साहब ने स्क्रिप्ट में थोड़ा इधर उधर किया है। बैलेंस बनाकर चले हैं भाई। बराबर है, एवरीथिंग ओके। खैर अब यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो मतलब पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक कर दो। एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का। संजू बाबा के लिए कमेंट में कुछ प्यारा सा कमेंट लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।